जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। जब हमारा जो चूल्हा होता है, जब वो जलता है तो उसकी जो फ्यूम्स निकलती हैं, उस फ्यूम्स में ये यूवी रेज खत्म हो जाती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं। तो प्रगति के लिए आने वाली जो ऊर्जा है वो चूल्हे की फ्यूम्स में डिसॉल्व हो जाने से प्रगति का रास्ता रुक जाता है। अब मैंने ये कहा था कि स्त्री जब यहां आएगी अपने बेडरूम के हिसाब से, तो स्त्री अपना कैरियर खराब करती है, हेल्थ खराब करती है, पढ़ाई खराब करती है, बहुत कुछ खराब करती है। तो ईशान में रसोई होगी तो मैं आपको यह बता दूं कि जो आपके घर की जो पत्नी है या मां है, उसकी तबीयत 60% अच्छी और 40% खराब। 40% खराब से मेरा मतलब यह है, न तो वो मेटासिन ले रही है, न वो क्रोसिन ले रही है, दवा वो नहीं ले रही है, डॉक्टर के पास वो नहीं जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो हेल्थ है वो 60% ओके है, 40% खराब है। वो अपनी दिनचर्या कर रही है, कपड़े धो रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, खाना बना रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, पति का ध्यान रख रही है, सास ससुर का ध्यान रख रही है, मेहमान का ध्यान रख रही है, हर काम वो अपना कर रही है। लेकिन आज उसके सिर में दर्द है, आज उसके पेट खराब है, आज उसके पीठ में दर्द है, आज उसके पांव में दर्द है, आज वो मायूस है, आज वो डिप्रेशन में है। ये चलता ही रहेगा। हालांकि इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है कि उसको वो ये सोचे कि चलो मैं डॉक्टर के पास जाके आऊं, नहीं, वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ईशान में रहने वाली स्त्री हमेशा कहीं ना कहीं बीमारी की कंप्लेन करेगी करेगी करेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे ये समस्या है, कल मुझे वो थी, आने वाले कल में पता नहीं क्या होगा। तो एक स्त्री की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, ईशान कोने की रसोई का ये एक रिजल्ट है। एक बेटी का ससुराल में दुखी होना तय है। अगर आपके घर में 3 बेटियां हैं तो 3 में से 1, 2 है तो 2 में से 1, और 1 है तो 1 में से 1। एक बेटी ससुराल में दुखी होगी, उसका कारण ईशान में रसोई है। घर में तनाव का कारक है। क्यों कारक है? क्योंकि फायर हैज कम इनटू वाटर एलिमेंट। फायर कहां आ गई? रसोई कहां आ गई? जल तत्व में आई। तो जब हम गरम तवा ठंडे पानी में डालेंगे तो कैसी एक आवाज आती है, छन करके। तो वो जो आवाज है वो तनाव की है, क्योंकि अग्नि और पानी दोनों भिड़ गए एक साथ। तो यहां अग्नि और पानी भिड़ जाते हैं तो घर में तनाव का कारक बन जाता है। बात पड़ोसी की कर रहे हैं, झगड़ा हम कर रहे हैं। हमें क्या मतलब है पड़ोसी से, पर फिर भी हमें बात पड़ोसी की करनी है और झगड़ा खुद करना है। उसको कोई लेना देना नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम उसको लेकर के घर में तनाव कर रहे हैं। आप समझे? तो ये वो वाली बात है। और अचानक धन हानि का कारक है। मतलब अचानक से घर में कोई 20,000 का खर्चा आ गया, अचानक से घर में कोई लाख रुपए का खर्चा आ गया। अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जोड़ा था और सोच रहे थे कि चलो एफडी करते हैं, चलो कहीं म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कि अब जाने ही वाले थे कि ये खर्चा आ गया तो सारे पैसे वहां डाइवर्ट हो गए। फिर नए सिरे से शुरू करो, तो ये आपके पैसे बचने नहीं देगा। ईशान में रसोई, ठीक है। इसीलिए भी हम कहते हैं कि अगर घर की स्त्री की सेहत खराब होने वाली है और अचानक धनहानि होने वाली है, तनाव का अगर कारक है, और सबसे बड़ी बात कि लाडों से नाजों से पली बेटी अगर ससुराल में जाके दुखी होने वाली है, उससे तो अच्छा है कि किचन यहां बनाओ ही मत। उससे तो अच्छा है भैया किचन अगर बदल दो तो बहुत अच्छा है। पर फिर भी अगर ना बदल सको तो कांसे के कटोरे जो हैं वो सबसे उचित उसका उपाय। जब कभी भी किचन ईशान कोने में होगा तो उसका द्वार चाहे यहां होगा। उसका द्वार चाहे तो यहां से होगा, चाहे तो ये बंद हो गया तो ये यहां से होगा। तो यहां पर एक त्रिशूल या यहां पर एक त्रिशूल पंचधातु का लगाना आवश्यक है, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था है। लेकिन दर्शकों, कभी भी ऐसा प्रयास न करना कि आपको कोई अगर सलाह देता है कि भैया आप
ये रसोई यहां कर लो, कोई नहीं ये रसोई यहां कर लो, तो ये जो तोड़फोड़ का आप खर्चा कर रहे हैं इससे आपको कोई फायदा होगा नहीं। तो या तो ये करना ही मत, 3 कांसे के कटोरे लगा दो, भूल जाओ उसको, वो भी बहुत इफेक्टिव है। पर अगर आप बदलते हो तो फिर अग्नि कोने में पूर्वाभिमुख रसोई, अग्नि कोने में पूर्वाभिमुख रसोई, ये भी एक मिथ्या है कि अग्नि कोने में ही रसोई होनी चाहिए, गलत है। वायु में भी हो सकती है, आप वायु कोने में पश्चिम मुखी रसोई रख सकते हैं। अग्नि में पूर्वाभिमुख रसोई, वायु में पश्चिम मुखी रसोई, ठीक है। मैं आपको एक और व्यवस्था बता दूं, कई सारे लोगों के जो मकान होते हैं वो लंबे पतले भी होते हैं, तो आप दक्षिण में भी रसोई दे सकते हैं। अगर फर्ज कर लो ये आपका मकान है, यहां से प्रवेश है, तो जाहिर सी बात है यहां आपका ड्राइंग रूम आ गया, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ड्राइंग रूम बेशक है, लेकिन आपको रात को यहां सोना पड़ेगा क्योंकि ये आपका नैऋत्य है, ठीक है। अब आप यहां अगर रसोई लेते हैं अग्नि में, तो पता चला कि ये 70 फुट लंबा मकान है, यहां डोरबेल बजती है, तो यहां से 70 फुट चल के आना है। अब दिन में अगर 25 बार डोरबेल बजती है तो 25 बार लेडी को यहां आना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। तो शास्त्र कहता है सरलता, शास्त्र ये नहीं कहता कि पकड़ के चलो, शास्त्र कहता है सरलता। तो फिर आप यहां पर किचन बना सकते हैं। तो ये बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, जीना, एक और बेडरूम अग्नि कोने में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अगर यहां से एंट्री नहीं है और यहां से एंट्री है, तो ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, सोफा हो गया या टीवी हो गया, ठीक है। ये किचन हो गया, ये बेडरूम हो गया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किचन आपने कहां लिया? किचन आपने अग्नि में नहीं लिया, वायु में नहीं लिया, किचन आपने दक्षिण में लिया, पूर्वाभिमुखी लिया, ठीक है। अब अगर आपको कटआउट वटआउट देना है, क्योंकि कटआउट देना पड़ेगा, यहां जो फ्यूम्स निकलेगी उसको वेंटिलेट तो करना पड़ेगा, वो आप वेंटिलेशन आप दे सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पकड़ के आप चलो, लेकिन अग्नि कोना, वायु कोना और दक्षिण, यहां आप किचन दे सकते हैं। रेस्टोरेंट में हम दक्षिण मुखी का रसोई देते हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट में बहुत सारे चूल्हे होते हैं, साउथ इंडियन होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, चाइनीज होता है, पंजाबी होता है, तो किचन बहुत सारे होते हैं, तो उसके अलग अलग काउंटर लगे होते हैं। किचन के अंदर बहुत बड़ा किचन होता है, 2000 फुट का, 1000 फुट का। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोकन के तौर पर एक चूल्हा जो है वो इसका देते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व मुखी। बाकी सारे चूल्हे हम दक्षिण मुखी देते हैं। दक्षिण मुखी चूल्हा जब होता है तो खाना बहुत टेस्टी बनता है। घर में खाना सात्विक बनना चाहिए। रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं क्योंकि वो टेस्टी खाना होता है, तो वहां और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम दक्षिण में चूल्हा देते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण में नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो मसालेदार तीखा खाना पसंद करते हैं। तो जब हम उनकी दृष्टि करके रसोई बनाते हैं तो आपका खाना मसालेदार और वही बनता है। तो हम जब भी रेस्टोरेंट के प्लान बनाते हैं तो उसमें हम दक्षिण मुखी रसोई करवाते हैं। और वो जो रेस्टोरेंट का हम प्लान बनाते हैं उसमें 100% ये होता है कि जो खाने वाला होता है वो जरूर तारीफ करके जाता है कि वाह मजा आ गया, खूब बढ़िया मजेदार लिज्जतदार क्या बोलते हैं वो, लजीज खाना बना, ठीक है। तो लजीज खाना खा के चले जाते हैं। तो वास्तु में रिजिडिटी करके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी साउथ फेसिंग चूल्हा घर में कभी नहीं दिया है, लेकिन मैं बड़ा खुश हो करके रेस्टोरेंट में साउथ फेसिंग चूल्हा देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उससे इस व्यक्ति का धंधा चलने वाला है और ये घर नहीं है, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप समझे कि नहीं? तो ये इन बातों का आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि किचन आपका अगर वहां है तो कांसे के कटोरे, ईशान में अगर किचन है तो कांसे के कटोरे, ईशान में अगर टॉयलेट है तो कांसे के कटोरे लगेंगे। ईशान कोना आपका ईशान कोना प्लॉट में कट गया है। अगर ये आपके प्लॉट की व्यवस्था है तो मेहरबानी करके यहां से यहां जमीन के अंदर चाहे त्रिकम से खुदाई करके 6.25 mm का
कॉपर वायर डालना है आपको। यहां सागवान की कील, यहां चांदी प्लॉट में, यहां मोती और यहां सेवन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ईशान कोना ये जो हिस्सा है ये कट गया है, और ईशान उत्तर जब कट जाता है, ये ईशान उत्तर है, ईशान उत्तर जब कट जाता है तो ईशान उत्तर किस चीज का कारक है? ईशान उत्तर धन लाभ का कारक है। तो ईशान उत्तर जब कट गया तो कुबेर के साथ संबंध काट के निकल गया। धन के जो राजा हैं, धन के जो देव हैं, उनके साथ आपने संबंध काट के अपना प्लॉट निकल गया। इसलिए ऐसे प्लॉट में रहने वाले लोगों को धन के साथ बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत नुकसान करेंगे ये लोग। इनका रुपयों से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई इनका तालमेल ही नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं मैच होती है। तो कलयुग के अंदर आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो आप जीवन कैसे बसर करोगे? तो अगर किसी व्यक्ति का अगर ये ऐसा है तो इसको हमें इस्तेमाल करना है, ना नहीं है, लेकिन यहां तांबे का जमीन में तार डाल करके एक फ्रेम बनानी है। तो आपने फ्रेम कैसे बनाई? एक तार डालकर फ्रेम बनाई और 4 कोने बांध दिए आपने। सागवान, चांदी, मोती और सेवन, ये 4 कोने जमीन के अंदर उतार दिए। ये 4 मटेरियल आपने जमीन में उतार दिया, ये तांबे का तार डाल दिया। अब आपका ये फ्रेम गिना जाएगा, ये फ्रेम नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लॉट। अब अगर फ्लैट आपका है, फर्ज कर लो यहां से प्रवेश है, चाहे यहां से है, चाहे यहां से है, चाहे यहां से है, चाहे यहां से कहीं से भी है, और आपके फ्लैट की डिजाइन आर्किटेक्ट ने कुछ ऐसी बनाई है कि ईशान उत्तर आपका कटा हुआ है। एलिवेशन के चक्कर में कोई कोने काट लेते हैं, तो पता ये चला कि आपके मकान में, फ्लैट में जो वास्तु पुरुष का सिर है वो कट गया। क्या कट गया? बिना सिर का ये मकान है। यानी आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो आपके गलत पड़ते जा रहे हैं। ये कब होता है? 7 साल के बाद। ठीक है, प्रगति रुक गई है, कब होता है? 7 साल के बाद। तो आपके मकान का सिर ही नहीं है, और मकान का सिर नहीं तो आपका भी सिर नहीं। ऐसे मकान में भी पैरालिसिस जैसे योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तु पुरुष को आपने पूरा सिर रखने की जगह नहीं दी है। उनको पीड़ा होती है, वो दिखाते हैं कि भाई मुझे पीड़ा है। कैसे दिखाएंगे? किसी एक व्यक्ति को वो पीड़ा दे करके दिखाएंगे कि मैं इस पीड़ा से। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो आपको ईशान कोना बांधना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ईशान कोना नहीं है। तो आपको चाहे तो ये फ्रेम पकड़ लेनी है, चाहे तो आप यहां से यहां एक तार डालें, चाहे तो आप यहां से यहां एक तार डालें। ठीक है, तो क्या हुआ? ये आपकी एक फ्रेम बन गई। ठीक है, यहां सेवन, यहां सागवान, यहां चांदी, यहां मोती, या तो यहां सागवान, यहां चांदी, यहां मोती, यहां सेवन। तो आप चाहे तो ये एक फ्रेम बनाइए, चाहे तो आप ये एक फ्रेम बनाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है नेहा जी? बिल्कुल। हाँ, जब तक आपका मकान आप 4 कोने का नहीं बनाते हैं तब तक आप ये सोच लीजिए जो कोना बड़ा है या कटा है उस कोने की अपाहिजता आपको लागू पड़ती है। अब अगर इत्तेफाक से, बदकिस्मती से रादर मैं कहूंगा, अगर बदकिस्मती से आपने वो फ्लैट खरीदा है जिसमें सिर नहीं है, क्या नहीं है? सिर भी नहीं है और पांव भी नहीं है। ठीक है, ईशान नैऋत्य दोनों कट गए। ईशान भी कट गया, नैऋत्य भी कट गया। पांव से आप दौड़ते हैं, प्रगति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और सिर से आप डिसीजंस लेते हैं। अब डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। सिर और बिना सिर और बिना पांव का आपका मकान है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या मुझे ये फ्रेम बनानी है, ठीक है, या क्या मुझे ये फ्रेम बनानी है। वो आपको वर्कआउट करना है कि आपको क्या, कौन सी फ्रेम बनानी है।
और फ्रेम तय करके आपको डिसाइड करना है कि मैं ये तार डालूं, ये तार डालूं, ये तार डालूं, ये तार डालूं। लेकिन आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको 4 कोने जो आपने बांधे हैं उनको बांधना है, जो तय किए हैं। तो अग्नि कोने में हम क्या करते हैं? सागवान की कील। नैऋत्य में क्या करते हैं? चांदी। वायु में मोती और ईशान में सेवन। तो 4 कोने भी बांधने हैं आपको, और आपको तार लगा करके फ्रेम भी बांधनी है। लेकिन जो फ्रेम आप बनाएं वो सोच समझ के बनाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप ये कहो कि एक फ्रेम मेरी ये है, ठीक है, ये बना दी मैंने। या आप ये कहो एक फ्रेम मेरी ये है, ठीक है, तो ये मैंने बना दी। या कोई तीसरी फ्रेम, तो इनको आप नाम दे दो। इसको आप नाम दे दो ए, इसको आप नाम दे दो बी, किसी तीसरी फ्रेम को नाम दे दो सी। नहीं समझ में आए तो अपनी भक्ति पर खूब पूरा भरोसा रखो। आप लोग भक्ति बहुत करते हैं, आपको अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं है। आप लोग जिस माँ की, जिस देव की भक्ति करते हो, उस देव और उस माँ का भरोसा नहीं है आपको। ए, बी और सी लिख करके मंदिर में जाइए, अपने घर के पूजा रूम में, और पूजा रूम में जाके पूछिए कि माँ, मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। जिसकी आप भक्ति करते हैं, मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। मुझे पता चला है कि मेरे मकान का वास्तु दोष ज्यादा है, मैं उसका निवारण करना चाहता हूं। मैं इसकी फ्रेम बनाना चाहता हूं ताकि वास्तु पुरुष हमारे घर में संतुष्टता से सो सके, रह सके। अभी उनका सिर और पांव नहीं है, कटा हुआ है, वो असंतुष्ट हैं, प्रगति के रास्ते रुक गए, उन्नति के दरवाजे बंद हो गए। तो माँ, आप हमें बताइए, हमने 3 फ्रेम बनाई हैं, क्या इस 3 फ्रेम में से कोई एक फ्रेम उचित है? ऐसा सवाल करके हाँ और ना की चिट्ठी डाल दीजिए, और एक चिट्ठी निकालिए। हाँ आ जाए, इसका मतलब ये तय हो गया कि 3 में से एक फ्रेम उचित है, ठीक है। फिर माँ से पूछिए, फिर ए, बी और सी की चिट्ठी डाल दीजिए, और माँ से पूछिए 3 हमने फ्रेम बनाई है, एक को हमने ए नाम दिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी। आप डायरेक्ट माँ से बात कीजिए, डायरेक्ट माँ से मार्गदर्शन लीजिए। एक बार आपने निवारण समझ लिया तो निवारण समझने के बाद आपको सिर्फ कंफर्म करना है माँ से। लेकिन जब आप वहां पूछने जाते हैं तो माँ सिर्फ हाँ ना का जवाब नहीं दे रही है। जब हाँ कहेगी तो साथ साथ में आशीर्वाद भी रिलीज कर देगी। प्रभु या माँ जब हाँ कहते हैं तो उस हाँ का सीधा अर्थ है, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तू कर आगे जाके। ये नहीं कि सिर्फ परमिशन है, आप समझे ना, तो उनका आशीर्वाद भी साथ साथ बहता है। अब वो आशीर्वाद लेके आप कीजिए, देखो कैसे रास्ता खुलता है। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 09879108654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।